हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मनिका बेस्ट और आज हम करेंगे क्लास 11 राष्ट्रवाद पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देखो, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिरकार राष्ट्रवाद क्या होता है। अगर बात की जाए राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है। सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना है, एक इमोशन है, जिसमें लोग जो है वो अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता महसूस करते हैं। और इसी वजह से वो लोग जो है अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को और अपनी भाषा को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने, ठीक है, और साथ ही उसकी रक्षा करने की जो इच्छा है वो प्रकट करते हैं, वो इसमें शामिल होती है। तो इसी चीज से आप समझोगे कि राष्ट्रवाद कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि लोग इससे कनेक्ट करते हैं, लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं नाम लेती हूँ इंडिया, अगर हम बोलते हैं इंडिया, तो कितने लोगों की इंडिया नाम के साथ ही फीलिंग जुड़ी हुई है। तो ये क्या है? ये नेशनलिज्म है, ये राष्ट्रवाद है। और इसी राष्ट्रवाद से कई देशों का निर्माण भी हुआ है। किस तरीके से हुआ, क्या था, हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो देखो, साझा इतिहास हो गया, साझी संस्कृति हो गई, साझा भू क्षेत्र हो गया, राजनीतिक पहचान हो गई, राजनीतिक आदर्श हो गया। तो ये सारे क्या है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दे के चलो, मान के चलो, सपोज आप किसी कॉलेज में जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, और वहां पर एक पर्सन आपको मिलता है, और मान के चलो आप बिलोंग कर रहे हो बिहार से, है ना, आप बिहार के रहने वाले हो, और कोई आपको व्यक्ति मिल जाता है आपके हॉस्टल में या आपके कॉलेज में, वो भी बिहार का है। तो आप कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हो उससे कि अच्छा आप बिहार के हैं, और बहुत जल्दी बातें करना उनसे शुरू कर देते हो, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, है ना, बहुत जल्दी उनसे दोस्ती कर लेते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर मान के चलो, तो इसी एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर साझा इतिहास हो, साझी संस्कृति हो, साझा भू क्षेत्र हो, है ना, तो ये सारी चीजें किस तरीके से बढ़ावा देगी राष्ट्रवाद को, हमने एक एग्जाम्पल से समझ लिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? कौन कौन सी समस्या है जो राष्ट्रवाद के सामने आती है? तो देखो, सांप्रदायिकता यानी कि धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ, वो क्या है, राष्ट्रवाद के बीच में समस्या के रूप में उजागर होती है ना। मान के चलो, एक व्यक्ति है, उसका भू क्षेत्र तो समान है, लेकिन उसका धर्म अलग है। तो धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है, उससे नफरत की जाती है। तो ये गलत है, और ये जो है वो राष्ट्रवाद के रास्ते में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, ठीक है। और आज के टाइम पे भी ये जो है वो बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, जो कि होना नहीं चाहिए, है ना। भाषावाद, जैसे कि भाषा के आधार पर असमानता या भेदभाव, तो ये भी गलत है, ये भी एक चुनौती है राष्ट्रवाद के लिए, या समस्या है, या कठिनाई है। क्षेत्रवाद, एक क्षेत्र को सर्वोच्च मानना और अन्य को नीचा मानना, अन्य के साथ भेदभाव करना, तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद आता है आपका जातिवाद, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव, तो ये भी आपका राष्ट्रवाद के प्रति एक समस्या है, एक कठिनाई है। और आपका नस्लवाद, यानी कि त्वचा रंग भेद जो किया जाता है, और ये भी गलत है, और राष्ट्रवाद के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलवाद क्या है? तो देखो, बहुलवाद एक ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां, धर्म हो गया, परंपराएं हो गई, विचारधाराएं हो गई, एक साथ शांतिपूर्वक और सह अस्तित्व से रहती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बहुलवाद, जहाँ पर अलग अलग समाज के लोग, संस्कृति के लोग, राजनीतिक व्यवस्था और विभिन्न धर्म, परंपराएं, विचारधाराएं, ये सब जो है ना, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अब ये विचारधारा है ना, किसी एक संस्कृति, धर्म या प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करती। आपको पता है कि अगर एक ही प्रभुत्व को स्वीकार करती होती, तो क्या वहाँ पे विभिन्न ये संस्कृति सम्मिलित होती? क्या उसमें विभिन्न सामाजिक लोग सम्मिलित होते? क्या उसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था सम्मिलित होती? नहीं होती। तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि यह विचार जो है वो किसी एक संस्कृति या धर्म या विचारधारा के प्रभुत्व को अस्वीकार करता है, उसकी मनाही है यहाँ पे। और समाज में विभिन्न समुदायों को समान अवसर और अधिकार देने पर जोर देता है, ठीक है। अगर आपको सपोज मान के चलो ये नहीं समझ आ रहा, तो एक और चीज दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो देखो, जब कोई समाज, देश केवल संस्कृति या राज्य की एक संस्कृति या एक राज्य की संकीर्ण अवधारणा को छोड़कर सभी संस्कृतियों को समान महत्व देते हैं और महत्व देना शुरू कर देते हैं, तो वो कहलाती है आपकी बहुलवादी व्यवस्था। आई होप सो आपको अब समझ आ गया होगा। इसका अर्थ ये है कि किसी एक
किसी भी समुदाय या समूह को अपनी पहचान बनाए रखने, अपनी भाषा बोलने, अपने धर्म का पालन करने और अपनी परंपराओं को संरक्षित करने का पूरा अधिकार मिलता है। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे बहुलवादी व्यवस्था या बहुलवाद क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपसे पूछता है कि एक संस्कृति एक राष्ट्र इस नीति से क्या अभिप्राय। एक संस्कृति एक राष्ट्र इस नीति से क्या अभिप्राय है, क्या इस व्यवस्था को प्रयोग में लाना संभव है। तो देखो, अब हम समझते हैं थोड़ा इस प्रश्न को। तो देखो, एक संस्कृति और एक राज्य ये जो है, इसकी अवधारणा की शुरुआत जो है 19वीं सदी में यूरोप के सामने आई थी। ठीक है, परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को रखा गया, परंतु आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना संभव नहीं था। इस वजह से इसी तरीके से आज भी जो है इस नीति को प्रयोग में लाना इसीलिए संभव नहीं है। तभी क्या है, बहुलवादी नीति जो है, बहुलवाद जो है वो समुदाय और संस्कृति के लोग एक ही देश में फल फूल सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है आपसे, समावेशी नीति से क्या अभिप्राय है। तो देखो, समावेशी नीति का अर्थ है ऐसी नीति जो समस्त राष्ट्र के सदस्यों को महत्व और मंजूरी दे, है ना, उनके महत्व को मंजूरी दे, साथ ही सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित जो हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, पिछड़े समुदाय के जो लोग हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए, है ना, उस पर जोर दिया जाए, मुख्य धारा पर शामिल करने पर उनके लिए जोर दिया जाए। उनका उद्देश्य जो होता है, मतलब इसका उद्देश्य जो समावेशी नीति है उसका उद्देश्य जो है वो समानता और आपका समानता हो गया, सामाजिक न्याय हो गया और पूर्ण तरीके से विकास को बढ़ावा देने पर है ना, कि इन सभी लोगों का भी विकास हो और सबको मुख्य धारा में लाया जाए। मतलब जो लोग हैं जिनको वंचित रखा जाता है उनको सभी लोगों के साथ समान रूप से अधिकार मिले और सबके साथ लेकर उन्हें चला जाए। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए होंगे समावेशी नीति के बारे में भी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रही थी कि राष्ट्रवाद जो है वो राज्यों को तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। ये जो कथन है आपका, इसको आपने स्पष्ट करना है। देखो, 19वीं शताब्दी में हमने देखा है कि यूरोप के कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण में ना राष्ट्रवाद ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज जो है जर्मनी हो गया आपका, इटली हो गया, ये अलग अलग है। ठीक है, जर्मनी इटली अलग अलग है, ये एक साथ गलती से लिख दिया। जर्मनी हो गया, इटली हो गया, इन दोनों के एकीकरण और सुदृढ़ीकरण में इस प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म की भावना उन लोगों में आई थी, इटली के जो लोग थे, है ना, और जो लीडर्स थे उनमें, तभी जाके आपका जो इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, आप पढ़ोगे ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, सब चीज़ पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं है, आपका ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड पे आपका आता है ये पढ़ने को। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में राष्ट्रवाद की भूमिका रही और उसका इनका एकीकरण हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि अब तोड़ता कैसे, ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, राष्ट्रवाद जो है वो बड़े बड़े साम्राज्यों के पतन में भी भागीदार रहा है। कैसे भागीदार रहा है, तो 20वीं शताब्दी में जो आपका ऑस्ट्रिया हो गया, हंगेरियाई हो गया और रूसी साम्राज्य हो गए, इसके साथ ही एशिया, अफ्रीका और फ्रांस हो गया आपका, ब्रिटिश हो गया, डच हो गया, पुर्तगाल साम्राज्य हो गया, इन सब के बंटवारों का मूल जो है आपका राष्ट्रवाद ही था। इन सब के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रवाद ने निभाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में क्या अंतर है। तो देखो, राष्ट्रीयता की अगर आप बात की जाए तो राष्ट्रीयता कानूनी पहचान से संबंधित होती है। अगर स्वरूप की बात की जाए तो राष्ट्रीयता जो है वो आपकी कानूनी पहचान से संबंधित होती है। एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीयता की बात की जाए तो राष्ट्रीयता आपकी कानूनी पहचान से संबंधित होती है, जबकि राष्ट्रवाद जो है वो एक भावना है, एक वैचारिक अवधारणा है ना, वो हमने पहले पढ़ ही लिया है। और प्राप्ति की बात की जाए तो राष्ट्रीयता से हमें जन्म, वंश, नागरिकता के माध्यम से प्राप्त होती है। इसी तरीके से राष्ट्रवाद जो है वो व्यक्ति, समूह, इनकी मानसिकता और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। साथ ही साथ प्रभाव की बात की जाए तो राष्ट्रीयता जो होती है वो व्यक्ति के कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इसी तरीके से राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रीय नीति, संस्कृति और सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रवाद के दायरे क्या क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद के दायरे मान के चलो, राष्ट्रवाद की सीमाएं मान के चलो, तो वो क्या क्या है आपको बताना है। तो क्षेत्रवाद हो गया, नैतिक मूल्यों का पतन हो गया, आपका धार्मिक विविधता हो गया, आर्थिक विविधता हो गया, है ना, भाषाई विविधता हो गया। तो ये सारे आपके राष्ट्रवाद के दायरे हैं, सीमाएं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।